Hello everybody, I'm Prakash here once again. I welcome you to Versatile English with a new video lesson. फ्रेंड्स, हमने लास्ट 2 लेसन्स के अंदर इंपॉर्टेंट बातें की थी। पहले रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है जिससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि आपके अपने हाथ का काम है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। साथ ही हमने कुछ रूट वर्ड्स की बात की थी जिसके थ्रू हम एक रूट से हम बहुत सारे वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आज हम चलते हैं ग्रामर पार्ट की तरफ, क्योंकि ग्रामर एंड वोकैबुलरी दोनों को बैलेंस लेके चलना इंपॉर्टेंट है एक लैंग्वेज में अप्रोच बनाने के लिए। ग्रामर की बात करें तो सोचिए, हम सब ने ग्रामर कब सीखना शुरू किया? जब हम छोटे थे, छोटी क्लासेस के अंदर, जब हमने थैंक यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, माई फादर नेम इज़, माई ब्रदर नेम इज़, दैट इज़ माई स्कूल, दिस इज़ माई डॉग, ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई मदर, ये कहना स्टार्ट किया था। और उसके बाद जब बड़े सेंटेंसेस बने तो हमारे सामने ग्रामर के रूप में सबसे पहले टेंस सामने आया। यस, यही टेंस 50% ऑफ ग्रामर है और यही टेंस में हम बड़े होने तक गलतियां करते रहते हैं। तो आइए इस टेंस को समझते हैं। ये अगर हमें आ गया तो 50% ग्रामर आ गई। आसान तरीके से कैसे समझेंगे, लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैंने बात की थी कि हम लोग टेंस की बात करेंगे और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। तो टेंस को मैंने एक जर्नी की तरह लेके लिया है। एक जर्नी यानी कोई यात्रा। सोचिए, अगर हम किसी यात्रा पे जाते हैं तो क्या करते हैं? हम उससे पहले कुछ तैयारी करते हैं, अपने साथ कुछ सामान रखते हैं, कुछ टूल्स हमारे पास होते हैं जो कि यात्रा में हेल्प करेंगे, काम आएंगे। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब हम टेंस की बात करते हैं तो मैंने इसे एक जर्नी, एक यात्रा की तरह लिया है। तो चलिए इस यात्रा में इसके लिए क्या टूल्स हैं जिनको समझ के टेंस को सीखना आसान होगा, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले टूल्स ऑफ टेंस में सबसे पहला टूल तो टेंस ही है। इस शब्द को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर गलती कर होती है, यहीं पर इसको पहचानने में गलती होती है, इसी से फिर आगे हमारे ट्रांसलेशन में गलती होती है। क्यों? क्योंकि हम हिंदी भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी सीखने का मतलब हमारे मन में जो भी सेंटेंस आ रहा है, जो भी शब्द आ रहा है, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए पहले टेंस को समझते हैं। टेंस का मतलब है टाइम। हम ये पढ़ते आ रहे हैं, काल। और हमें पता है कि हमारे पास 3 टाइम है, यानी 3 समय हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। यही 3 समय के अंदर सारे काम होते हैं। और इन्हीं 3 समय के अंदर हम टेंस में 4 तरह की एक्टिविटीज करते हैं। ये हमारी हैं डेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये जो वर्ड्स हैं ये अपना मीनिंग खुद बता रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ चैलेंज क्या है कि हम इन्हीं को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसीलिए फिर जो सेंटेंस आता है उसे हम सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते। समझिए कि ये तीनों अपना नेचर यानी समय बता रहे हैं। प्रेजेंट वर्तमान बता रहा है, पास्ट भूतकाल यानी बीते हुए समय की बात कर रहा है, और फ्यूचर भविष्य की बात कर रहा है जो आएगा। और ये चारों सिर्फ एक्टिविटी टाइप्स यानी जो हम किस तरह के जो कार्य करेंगे, काम करेंगे, उनकी बात कर रहा है। समझते हैं। इंडेफिनिट के अंदर हम बात करते हैं आदत और तथ्यों की। फिर से ध्यान देना, हैबिट एंड फैक्ट्स। तो सुबह से शाम तक जितने भी हम हैबिट्स एंड फैक्ट्स की बात करते हैं वो सब इंडेफिनिट के अंदर आते हैं। सोचिए कोई भी हैबिट, सपोज आपने कहा मैं 5 बजे उठता हूँ, ये सच बोलता है, ये झूठ बोलता है, सूर्य पूरब से निकलता है, ये सारे क्या हैं? या तो ये तथ्य हैं या हैबिट्स हैं। तो जितने भी हैबिट एंड फैक्ट्स आते हैं वो सब इंडेफिनिट के अंदर आएंगे। समय की बात हम बाद में करेंगे, उसके अंदर कौन सा, उसके सामने कौन सा समय है वो हम देखेंगे। कॉन्टिन्यूस, जैसे कि शब्द से पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूस का मतलब है जारी रहना, तो यहाँ पर हमारा कार्य जारी रहेगा। परफेक्ट में कार्य पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। एंड परफेक्ट कंटिन्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर कार्य समय के साथ जारी रहता है। फिर से ध्यान देना, समय के साथ जारी रहता है, जबकि अभी कॉन्टिन्यूस में मैंने कहा कार्य जारी रहता है। यहां मैंने सिर्फ एक नया शब्द जोड़ा, समय के साथ। और ये बड़ी गलती होती है इंग्लिश ट्रांसलेशन में। ध्यान देना, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस का एकमात्र अंतर है कि कॉन्टिन्यूस में हम कार्य के खाली जारी रहने की बात करते हैं, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूस में हम कार्य के समय के साथ जारी रहने की बात करते हैं। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि मैं खाना खा रहा हूं तो ये खाली कॉन्टिन्यूस है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, या ये खाली कॉन्टिन्यूस है। अगर मैं कह रहा हूं मैं सुबह से खाना खा रहा हूं, 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, अब ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। या मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूं, ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। बस यही एकमात्र डिफरेंस है। बाकी यहाँ आदत और तथ्यों की बात हो रही है और यहाँ कार्य के खत्म होने की बात हो रही है। अब बात करते हैं इनका रोल। ये सिर्फ समय बताएंगे। अगर सोचिए ये तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर
तीन अध्यापक हैं, तीन टीचर हैं। अगर ये तीनों टीचर अपने अपने टाइम पे क्लास में जाते हैं तो क्लास कैसी बनती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। सपोज प्रेजेंट हिंदी के टीचर हैं तो क्लास हिंदी में ही हो गई, ये चारों स्टूडेंट्स हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि हम आदत और तथ्यों की बात कर रहे हैं वो वर्तमान में, मैं अभी किसी की आदत और तथ्य की बात बता रहा हूँ। अभी मेरा कोई काम जारी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है, मैंने अभी अभी खाना खाया है, या मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खा दिया है, इस तरह के शब्द सेंटेंस होंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि वर्तमान में अभी कोई काम जारी है और मैं बता रहा हूँ वो कब से जारी है, क्या वो सुबह से जारी है या वो 2 घंटे से जारी है। अब मैं प्रेजेंट हटा देता हूँ, पास्ट ले आता हूँ, तो अब पास्ट का नेचर है वो समय बताएगा और ये कार्य अभी भी वही है, यानी अब ये पास्ट में हो रहे थे। मैं बीते हुए समय की आदत और तथ्यों की बात कर रहा हूँ कि ऐसा होता था या हुआ, इसमें हम आगे भी बात करेंगे। पास्ट में यानी कोई काम पहले चल रहा था, पहले ही खत्म हो गया था, यहाँ पहले चल रहा था और समय भी दिया हुआ था। अब बात करेंगे फ्यूचर की, अगर इनके साथ फ्यूचर ले आओ तो यानी ये सारी चीजें अब फ्यूचर में होंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पहले यही है कि हमें उसको आइडेंटिफाई करना आ जाए, यानी पहचानना आ जाए। तो ये हमारा पहला टूल था जिसके थ्रू हम इस शब्द का अर्थ समझे और ये किस तरह से काम करते हैं इसको हम समझे हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टूल की तरफ। टेंस में दूसरा टूल है वर्ब, यानी क्रिया। कोई भी क्रियाकलाप, उठना, हंसना, रोना, बैठना, सोना, खाना, पीना, वो सब इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर वर्ब कहलाता है। तो कोई भी हम जैसे शब्द लेते हैं यहाँ पे, गो, कम, ईट, डू, राइट, ये सारे शब्द आप देख रहे हैं हिंदी में जो भी हम शब्दों को सोचते हैं, जैसे मैंने कहा जाना, खाली उसकी मीनिंग है आना, कम, खाना, कुछ करना, लिखना। जो भी शब्द हिंदी में कोई क्रिया है और उसका जो खाली इंग्लिश में मीनिंग है वो यहाँ पर है, इसको हम मेन वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। इसी तरह से हर वर्ब की एक सेकंड फॉर्म होती है जिसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं। इसको अगर आप पास्ट से ही याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि ये फॉर्म का यूज पास्ट में यानी बीते हुए समय में होता है। जैसे गो के लिए इसकी सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म वेंट है, उसी तरह से इसकी एक थर्ड फॉर्म होती है जिसको हम परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। फिर से परफेक्ट से याद रखोगे तो आपको ध्यान रहेगा, जैसे गो के लिए गो वेंट सेकंड फॉर्म और गॉन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। और दो और फॉर्म यहाँ पे होती हैं, एस और ई एस और फाइनली आईएनजी। एस और ई एस को आप सिंगुलर फॉर्म कह सकते हो और आईएनजी को आप कंटिन्यूअस फॉर्म कह सकते हो। सिंगुलर क्यों? क्योंकि ये सिंगल पर्सन के साथ यूज होगी। और कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि जब भी आप कंटिन्यूटी यानी कि कार्य के जारी रहने की बात होगी तो आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हो। एक्चुअली ये दोनों फॉर्म बड़े आसान हैं। होता क्या है, जो मेन फॉर्म है, जो मेन वर्ब है, उसको आप एस और एस के कपड़े पहना दो, वो एस और एस वाली फॉर्म बन गई, और उसी को आप आईएनजी के कपड़े पहना दो, आईएनजी फॉर्म बन गई। तो ये दोनों फॉर्म्स यानी दोनों रूपों को बनाना बड़ा आसान है। मेनली हमें ये तीन फॉर्म याद रखनी पड़ती हैं हर वर्ब के लिए, जैसे गो वेंट गॉन, कम के लिए कम केम कम, फिर से ईट एट ईटन, डू डिड डन, राइट रोड रिटन। और ऐसे जितने भी वर्ब हैं, कोई भी शब्द जो वर्ब के रूप में होगा उसके इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स होंगी। यहाँ पे कम्स कमिंग, ईट्स ईटिंग, ईट, इसके अलावा डज डूइंग, राइट्स राइटिंग हो जाएगा। अब बात आती है कि अलग अलग फॉर्म्स क्यों? क्योंकि हर वर्ब की अलग अलग फॉर्म हमको उस कार्य के किस समय में वो हो रहा है ये बताती है, साथ ही कौन व्यक्ति उसे करने वाला है, या वो हो चुका है या वो चल रहा है, ये सब बताते हैं, इसलिए फॉर्म्स बनाई गई हैं। अब बात आती है कि वर्ब तो बहुत सारे हैं, इनको कैसे याद रखा जाएगा। मैं आपको बता दूं कुछ ही ऐसे वर्ब्स हैं जिनके हमें सेकंड थर्ड फॉर्म या इनको इस रूप में याद करना पड़ता है, या किसी भी बेसिक ग्रामर की बुक में आपको मिल जाएंगे। बाकी हमारे जो वर्ब्स हैं ज़्यादातर उनके साथ क्या होता है, जैसे मैंने एक वर्ब लिया वॉक, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में आपको खाली ईडी और ईडी लगा देना है, इस तरह से ये सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाता है, और ज़्यादातर वर्ब्स के साथ यही होता है। तो ये हमारा सेकंड टूल है वर्ब, इसको आप ध्यान में रखेंगे ताकि बीच में जब वर्ब शब्द की बात होगी तो आपको समझ में आएगा क्रिया की बात हो रही है। अब हम चलते हैं तीसरे टूल की ओर, और इनको कैसे याद रखना है आपने देखा। तीसरा टूल भी हमारा है जिसको हम जानते हैं, जिसकी जरूरत पड़ी वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मतलब है यहाँ पे डूअर यानी कर्ता। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय है, उस समय में हम किस तरह के काम करते हैं वो भी हमारे पास था, टाइप्स जिनको बोला मैंने, और हमारे पास क्रिया यानी वर्ब यानी एक्टिविटीज हैं, सुबह से शाम तक जो भी हम काम करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट यानी डूअर यानी करता है, आप काम करेगा कौन। तो हमारे पास दो तरह के कर्ता हैं, पहला है सिंगुलर, सिंगुलर यानी एक वचन, कोई भी एक पुरुष, कोई भी एक महिला और कोई भी एक
चीज, जब कार्य करने वाला अकेला होता है तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, और जब कार्य करने वाले ज्यादा हैं तो वो कहलाते हैं प्लूरल या प्लरल। तो प्लरल के अंदर हमारे आते हैं आई, वी, यू एंड दे। अब बात आती है आई की। जब मैं आई की बात कर रहा हूँ तो मैं अपने अकेले की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो अकेला हूँ, मैं तो सिंगुलर होना चाहिए। हाँ, ये सिंगुलर के रूप में भी यूज होता है, लेकिन जनरली ये प्लरल के अंदर आता है, तो इसमें कंफ्यूजन ना रहे। तो आई प्लरल सब्जेक्ट के अंदर आएगा, और वी यानी हम, यू यानी तुम, और आप अंग्रेजी में एक ही शब्द है, और दे जब ज्यादा लोग होंगे वे। ध्यान रहे, कई बार हिंदी भाषा में हम लोग सम्मान देने के लिए वे बोल देते हैं, जो कि वैसे हिंदी व्याकरण के हिसाब से भी सही नहीं है। हम वह का यूज करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी एक महान पुरुष थे, वह राष्ट्रपिता कहलाए, लेकिन कई लोग बोलते हैं वे राष्ट्रपिता कहलाए, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि वे के साथ क्या दे लगाएं। नहीं, ध्यान रहे, कभी भी जब हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमेशा उसके साथ ही लगेगा। अगर वो पुरुष है और महिला है तो शी, और अगर सिंगुलर कोई भी चीज है तो इट। तो इस तरह से हमारे पास दो ही कर्ता हुए, या तो कोई अकेला होगा या ज्यादा होंगे, और इसको हम आसानी से पहचान लेंगे। सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर। अब चलते हैं हम सेंटेंस टूल, टेंस के तीसरे टूल की ओर, जो है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य, यानी जो भी हम बातें करेंगे वो किस रूप में होंगी, कैसी होंगी। क्या मेरी बातों को, मैं हर बार जो अपनी बात कर रहा हूँ वो स्वीकारात्मक है, मैं उनको स्वीकार रहा हूँ कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ। टाइम तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं सीधे से उस बात को स्वीकारता हूँ तो मेरी बातें स्वीकारात्मक यानी कि एफर्मेटिव कहलाती हैं। अफिर करना, एक्सेप्ट करना। अगर मैं मना करता हूँ, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, तो ये नकारात्मक हो जाएंगी, इसमें नहीं शब्द आएगा, यानी नेगेटिव हो जाएंगी। और अगर मैं कुछ पूछता हूं तो ये प्रश्नवाचक हो जाएंगी। हम फिलहाल इन तीन तरह के सेंटेंसेस की बात करेंगे टेंस के अंदर। वैसे यहाँ पर और भी सेंटेंसेस हैं, ऑप्टेटिव हैं, एक्सक्लेमेटरी हैं, और आपका असर्टिव है। असर्टिव के ये दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी एंड इंपरेटिव हमारे पास होते हैं। तो प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव, ये बहुत आसान हो जाएगा इसको पहचानना कि हमारी बात किस तरह की हो रही है। तो ये चारों टूल हमारे सामने हैं। टेंस यानी कौन से समय में और किस तरह का कार्य हो रहा है, वर्ब क्या कार्य हो रहा है, सब्जेक्ट कौन कार्य कर रहा है, और सेंटेंस मेरी बात किस तरह की हो रही है। इन चारों को एग्जामिन करने के लिए चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं कि क्या हमें ये एग्जामिन करना आया। अगर आपको ये एग्जामिन करना आ गया तो आपकी बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आपको पहचानना आ गया। अगर आप सेंटेंस को पहचानने लग जाते हैं तो उसको ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। सपोज मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस लिया, क्या बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है। तो ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस था है क्या बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसको पहचानेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग, या तो हम जब हमारा सेंटेंस गलत बनता है, वो सबसे बड़ा कारण होता है कि हम उसे पहचान नहीं पाए कि वो कौन से टेंस में है। ये वैसा ही है जैसे किसी नए नंबर से कॉल आए, हम पहचान नहीं पाए कौन था, हम कोई और समझ से उससे बात करते रहे, लेकिन वो कोई और था, तो क्या होगा, सारी टॉक गलत चली जाएगी या दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। उसी तरह यहाँ पे होता है। तो सबसे पहले इसमें हम टेंस यानी टाइम को पहचानते हैं, ये कौन से समय की बात हो रही है। रहा है से आप समझ जाएंगे, अरे ये तो वर्तमान की बात हो रही है, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है। फिर हम देखेंगे ये टाइप किस तरह का है, क्या मैं खाली आदत बता रहा हूँ, यहाँ फैक्ट और हैबिट बता रहा हूँ, नहीं, यहाँ तो बच्चे के खेलना जारी रहने की बात हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ कॉन्टिन्यूस है, तो जो ही मेरा ध्यान यहाँ टाइम पे जाएगा तो मुझे ध्यान आएगा, अरे नहीं, ये सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। क्यों, क्योंकि इसमें टाइम भी है। और इस तरह से मेरे लिए पहचानना आसान हो गया। दूसरा वर्ब, देखो इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है, खेलने की बात हो रही है, यानी कि प्ले, तो ये बहुत आसान हो गया, एक्टिविटी प्ले। तीसरी चीज जो टूल था हमारा वो था सब्जेक्ट। यहाँ पे बच्चा यानी कर्ता, कर्ता कौन है, एक सिंगल बच्चा। इसका मतलब मेरा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि कार्य करने वाला अकेला एक बच्चा है। और चौथी चीज है इसका जो हमारा हमने देखा था वो है सेंटेंस, यानी कि वाक्य। ये बात कैसी हो रही है, पूछा जा रहा है कुछ। अगर मैं खाली खेल रहा था बोलता तो ये पॉजिटिव होता यानी एफर्मेटिव होता। अब यहाँ पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये वाक्य इंटरोगेटिव है यानी प्रश्नवाचक है। तो इस तरह से हम अपने आप को एग्जामिन करेंगे। आज ये पहला लेसन है जिसमें आप ये सीखेंगे कि किस तरह से वो कौन सा सामान है, वो कौन से टूल्स हैं जो इस यात्रा में मदद करेंगे। अगर आपको ये अच्छे समझ में आते हैं तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करें इस चैनल को नए लोग, और कनेक्टेड रहिए। आगे बहुत सिस्टमैटिक और इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं, और आई प्रॉमिस कि अगर आप बने रहेंगे तो आप बहुत जल्दी अंग्रेजी भाषा में महारत हासिल कर